वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम रीट साइंस की तैयारी कर रहे हैं अप्रैल 25 के लिए, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप रीट साइंस में बहुत ही बढ़िया स्कोर करें। देखिए, अब हमने प्रीवियस ईयर सारे देख लिए रीट के 2017, 15, 12, 13। वहाँ से हमें ये आइडिया पता चल गया कि जो 6th, 7th, 8th की बुक हैं वहाँ से आपको 20 में से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब वो जो 10 क्वेश्चन हैं बेसिक लेवल वाले, जो 6, 7, 8 के हैं, वो आप ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान बोर्ड वाली बुक से ही करें। वो आप चाहें तो दूसरे स्टेट के बच्चे एनसीईआरटी से कर सकते हैं, चाहे तो जो उनके स्टेट में बुक्स चलती हैं उनसे भी 6, 7, 8 से कर सकते हैं, क्योंकि सभी का पैटर्न सेम है और सभी में बिल्कुल एक सा ही है। चैप्टर इधर उधर हो सकते हैं लेकिन जो क्वेश्चंस बने हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं। जिन बच्चों ने मेरे साथ सीटेट साइंस की तैयारी की थी, क्योंकि वहाँ पर हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी क्लास 6, 7, 8 की, तो मैं गारंटी ले रही हूँ जितने भी पेपर थे उनमें से पक्का 7 से 8 क्वेश्चन वो कर सकते थे, और वही बेसिक वाले क्वेश्चन थे। और वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 6, 7, 8 की एनसीईआरटी कर ली है। तो ये भ्रम अपने मन में ना रखें बिल्कुल भी कि राजस्थान का पेपर है तो राजस्थान बोर्ड की ही बुक पढ़नी है। जो कुछ स्पेशल राजस्थान की बुक्स में अलग दे रखा है वो मैं एक सेशन में करा दूंगी, ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी हो चाहे कोई सी भी बुक हो, वहाँ से आप 6, 7, 8 पढ़ लीजिए। जो बेसिक के 8 से 9 क्वेश्चन आने हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आपको रीट वाले बच्चों को क्या करना है? देखिए, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी सीटेट साइंस नहीं पढ़ा था, उनको क्या करना है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 5 मैराथन सेशन मिलेंगे सीटेट के। तो उन 5 मैराथन में 6, 7, 8 की एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है। आप उनको देख लीजिए। उनको देखने के बाद आप पक्का जो रीट के क्वेश्चन है ना, जो प्रीवियस ईयर हैं, उनमें से 7 से 8 क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। अब जो आगे के क्वेश्चन हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं थ्योरी के और 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आने हैं, तो उस 20 में से 10 नंबर का तो काम हो गया बेसिक लेवल। आप मैराथन सेशन पाँचों देखिए, बिल्कुल सबको देखने हैं, और वहाँ से आपका बेसिक जो है वो बिल्ड हो जाएगा। अब मेरा काम है जो एडवांस है 9th, 10th वो बिल्ड कराना। अब 9th, 10th को आप क्या करेंगे? 9th, 10th की या तो आप राजस्थान बोर्ड वाली बुक, चाहे आप जिस स्टेट में हैं वहाँ की जो 9, 10th की बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से जो और क्वेश्चन बनते हैं हाई लेवल वो भी क्लियर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन कभी कभी 11, 12 से भी बने हैं। तो जब टॉपिक सीरीज़ ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगी ना आपको, तो वहाँ से जो बड़े लेवल के क्वेश्चन है ना वो भी मैं आपको अच्छे से करा दूंगी। उनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से ना आपसे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है 11, 12 की बुकों से। तो मैं वो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछता है ना उनको फ्रेम कर लूँगी प्रैक्टिस सेट में, और वो मैं आपको अच्छे से करा दूंगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेवल हाई, जैसे आज की क्लास में हम फिज़िक्स शुरू करने वाले हैं। हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? फिज़िक्स शुरू करेंगे। जो हमारी मैकेनिक्स है, यांत्रिकी सेक्शन है, वो हम शुरू करेंगे। जो सिलेबस है, ये सिलेबस का ही एक सेक्शन मैंने स्नैपशॉट खींच के कट कर रखा है यहाँ पर। देखिए, जैसे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फोर्स एंड मोशन, जिसमें हम 9th क्लास की पढ़ेंगे और देखेंगे मोशन के प्रकार, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और फोर्स क्या है उसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको बेसिक लेवल पर फोर्स और मोशन देखना है कि बल क्या है और गति क्या है, इनके प्रकार जो है, वहाँ पर मैंने घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स बहुत अच्छे से समझाया है, सारी चीज़ें अच्छे से समझाई हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोर्स और मोशन का दोनों वीडियो का लिंक है, आप उन दोनों को देखें। लास्ट में भी मैं उनका लिंक दे दूंगी, उनको देखना है। तो वहाँ से बेसिक लेवल क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर आज हम जो 9th क्लास में दे रखा है फोर्स और मोशन के बारे में, गति और बल के बारे में, वो अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए, फोर्स को समझने से पहले, फोर्स को समझने से पहले हमें समझना होगा मोशन क्या होता है, गति क्या होता है। अब कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं वो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फोर्स और मोशन की बेसिक्स वीडियो हैं वो आप देख लीजिएगा, और उसके बाद इसको देखेंगे तो और भी अच्छा है, नहीं तो इसको भी देख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। देखिए, मोशन, मोशन क्या होता है? गति। अब मैं आपको समझाती हूँ मोशन किसे कहते हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं, आपकी मम्मी ने कहा कि हमारे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो आप पानी लेने गए, मम्मी को पानी दे दिया और मम्मी ने पानी पी लिया, और वापस आके आप पढ़ने लगे। सपोज आप पढ़ रहे थे, तो आपने क्या करा? अपनी पोजीशन में चेंज किया। अभी तो आप यहाँ बैठे थे, मम्मी को पानी देने के लिए आप उठ कर गए, और उसमें आपका कुछ समय भी चला गया, 5 मिनट चले गए। तो जितने समय में
आपने अपनी पोजीशन चेंज की, वही क्या है, वही आपका मोशन है, वही आपका गति है। अगर कोई पूछे आपसे मोशन क्या है, गति क्या है, तो जो समय के साथ हम अपनी दूरी या हम अपनी पोजीशन में, हम अपनी अवस्था में जो परिवर्तन करते हैं, जो चेंज करते हैं टाइम के साथ, वही आपका मोशन होता है। ठीक है, समझ में आया मोशन सिंपल सा क्या है। अब देखिए, मेरा एक तरीका हो सकता था अपनी मम्मी को पानी देने का कि मैं सीधा सीधा चल कर जाती। तो जैसे पीछे सिलेबस में लिखा था टाइप ऑफ मोशन, वहाँ से क्वेश्चन बने तो नहीं है, लेकिन मैं बेसिक लेवल पर समझा देती हूँ आपको क्या है, ठीक है। तो मोशन करने का तरीका मेरा कुछ भी हो सकता था। मैं चाहती तो मम्मी को पानी देने के लिए सीधी चल कर जा सकती थी, और वो सीधा चलना क्या कहलाता, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता। वो आपका सीधी गति में गमन करना कहलाता, रेक्टिलिनियर मोशन होता जब मैं सीधा चल कर जाती। एक कंडीशन ये हो सकती थी कि मैं मम्मी को अपनी पानी देने के लिए गोल घूम कर जा सकती थी। तो वो कौन सा मोशन हो जाती, वो कौन सी गति हो जाती, वो सर्कुलर मोशन हो जाता है ना, जब मैं गोल घूम कर जाऊंगी। एक तरीका ये हो सकता था, मैं बस इधर से इधर गई तो वो आपका दोलन हो जाता। तो अलग अलग तरीके से हम गति कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, और वही आपके क्या कहलाते हैं, टाइप ऑफ मोशन कहलाते हैं। रेक्टिलिनियर में क्या होता है, सीधी रेखा में हम जाते हैं। जब हम सरल रेखा में जाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। देखिए, अब दो चीज़ें आपको याद रखनी हैं, एक सर्कुलर और एक रोटेशनल। क्या, सर्कुलर और रोटेशनल, ये होता है आपका वृत्त वाला गोल वाला मोशन, और रोटेशन वाला होता है आपका घूर्णन गति, जिसमें हम अपने ही अक्ष पर घूमते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस आप समझ लीजिए। देखिए, जो सर्कुलर मोशन होता है वो ये होता है कि आप कहीं कोई बाहरी पॉइंट है उसको देखकर घूम रहे हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रही है, तो वो सन के आसपास घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। तो बीच में कौन है, सन, और पृथ्वी जो है उसका चक्कर लगाई जा रही है। तो वो क्या है, वो आपका सर्कुलर मोशन है। लेकिन जब आप स्कूल में पीटी करते थे ना, जैसे टीचर बोलता था अबाउट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, उसमें क्या होता था, आप किसी दूसरी जगह नहीं घूमते थे। अबाउट टर्न में होता क्या था, आप अपने ही जगह पर अपने ही पैरों को घुमा देते थे। तो जब आप अपनी ही जगह से अपने आप को घुमा देंगे तो वो होता है आपका रोटेशन, घूर्णन। जब आप अपने ही किसी बिंदु पर घूमते हैं तो वो रोटेशन होता है, और जब आप किसी बाहरी बिंदु का चक्कर लगाते हैं तो वो आपका सर्कुलर होता है। तो पृथ्वी जब सन का चक्कर लगाती है तो वो आपका रिवॉल्यूशन होता है, वो सर्कुलर मोशन होता है। लेकिन जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, रोटेशन करती है, तो वो आपका घूर्णन होता है। तो ये डिफरेंस याद रखना है। बाकी एक मोशन और होता है जो होता है आपका दोलन, जिसे हम ऑसिलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। उसमें क्या होता है, देखिए, झूला इधर आता है, झूला पीछे जाता है, झूला आगे आता है, पीछे जाता है। तो जब इस तरह का मोशन होता है, जैसे पेंडुलम भी करता है, लोलक भी करता है, तो ये वाला मोशन आपका क्या कहलाता है, ऑसिलेशन मोशन कहलाता है। तो ये बेसिक सी बात थी मोशन के बारे में, क्या होता है, मोशन के प्रकार क्या हैं, बेसिक लेवल पर मैंने आपको बता दिए। और भी ज़्यादा बेसिक लेवल पर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं बना है, क्वेश्चन थोड़ा एडवांस न्यूटन के नियम से बने हैं। क्वेश्चन कहाँ से बने हैं, न्यूटन के नियम से बने हैं। एक तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन का एक न्यूमेरिक बना था, और साथ में मोशन से आपका न्यूटन के थर्ड लॉ से क्वेश्चन बना था। तो हमें गति के नियम देखने होंगे, जो कि हमारी 9th क्लास में दे रखे हैं कि हमारे मोशन के क्या नियम होते हैं। अब मैंने ये तो बता दिया आपको कि मोशन हो रहा है, आप उठकर गए, पानी दे दिया, तो ये मोशन हो क्यों रहा है। हमने देखा कि जो वस्तुएं होती हैं वो गति, मोशन करती हैं, पर हमने ये नहीं देखा कि गति का कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। वस्तु क्यों समय के साथ गति कर रही है। जब हम किसी गेंद को धकेलते हैं तो क्या होता है, वो ठोकर लगी तो वो कुछ समय बाद क्या होगी, रुक जाएगी, हमेशा के लिए तो गतिशील नहीं रहेगी। स्लोली हिटिंग अ बॉल ऑन अ फ्लोर डज नॉट कीप इट मूविंग फॉर एवर, वो हमेशा नहीं चलेगी, कुछ समय बाद रुक जाएगी। तो जो रेस्टिंग स्टेट है वो तो नेचुरल स्टेट है। अब वहाँ पर गति लाने के लिए, मोशन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें वस्तु को खींचना पड़ेगा, धकेलना पड़ेगा, या उस पर ठोकर लगेगी। उससे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो रेस्ट स्टेट है, जो नेचुरल स्टेट है, उसमें चेंज आ जाएगा, वहाँ पर वो मोशन में आ जाएगी, गति में आ जाएगी। तो गति में आने के लिए यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर कार्य
कर रहे हैं। और कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं? या तो हमें वस्तु को खींचना पड़ रहा है, हमें ड्रैग करना पड़ रहा है, या उसको धकेलना पड़ रहा है, हमें पुश करना पड़ रहा है, या उसको खींचना पड़ रहा है तो पुल करना पड़ रहा है, या अगर वो ठोकर खा रही है तो स्टम्बल हो रहा है। इसके माध्यम से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जो अवस्था है, जो उसकी पोजीशन है वो चेंज हो रही है, और उसी की वजह से क्या हो रहा है, मोशन जो है, गति जो है वहाँ पर कार्य कर रहा है। तो इन क्रियाओं के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, बाह्य बल। जो ये एक्सटर्नल फैक्टर है ना, ये क्या है, बाह्य बल है, एक्सटर्नल फोर्स है जो कार्य कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वस्तु में गति आ रही है, वस्तु में मोशन आ रहा है, वस्तु जो है एसिलरेट कर रही है कोई ऑब्जेक्ट। और साथ में जो अगर कोई वस्तु पहले से ही चल रही है तो उसको भी रोक सकते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु मोशन में है और अगर मुझे उसे रेस्ट में लाना है तो वहाँ पर भी एक्सटर्नल फैक्टर जो है वही कार्य करेगा, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, यही आपका फोर्स है, बल है। बल क्या है, ये एक धक्का या खिंचाव है जो किसी रुकी हुई या गति में चलती हुई वस्तु में परिवर्तन ला देता है। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसे हम पुश या पुल भी कहते हैं, धक्का या खिंचाव कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, गति में आ जाएगा, और किसी ऑब्जेक्ट में अगर गति है, मोशन है, तो वो रेस्ट में हो जाएगा। तो ये उसकी अवस्था, उसकी पोजीशन जो है उसमें चेंज लाता है, परिवर्तन लाता है। कौन? फोर्स, बल। और बल के माध्यम से क्या होता है, हम वस्तु की आकृति और जो उसका आकार है उसमें भी चेंज कर सकते हैं। थ्रू फोर्स द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है, इसी के थ्रू हम शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एक स्ट्रिंग है, मैं इसकी शेप जो है चेंज कर सकती हूँ। कैसे? मैं इसको खींच दूंगी, सॉरी यहाँ पर मैंने इसका साइज चेंज कर दिया। यहाँ पर ये पहले इस साइज का था, मैंने इसको खींच दिया तो इसका साइज जो है, जो इसका आकार है वो बढ़ गया। सेम ऐसी अगर एक बॉल है, अगर मुझे इसकी आकृति, शेप को चेंज करना है तो मैंने इसको दोनों तरफ से पिचका दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी जो शेप है उसमें परिवर्तन आ गया। जैसे हम आटा गूंथते हैं तो उसकी शेप में हम परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? बल लगा के, फोर्स लगा के। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो और कोई नहीं, क्या है, फोर्स है, बल है, एक्सटर्नल फोर्स है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। तो अब बिल्कुल क्लियर होगा क्या रीज़न है मोशन के लिए, गति के लिए, कि एक फोर्स है जो कार्य करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा या रेस्ट में आएगा। तो यही आपकी फोर्स की डेफिनेशन हो जाएगी। एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, पुश या पुल है, जो किसी रुकी हुई या गति में करती हुई वस्तु में परिवर्तन लाता है, साथ में उसकी जो आकृति और आकार है उसमें भी परिवर्तन करता है। साथ में क्या करता है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ में उसकी जो शेप और साइज है उसको भी चेंज करता है। कौन? बल। तो क्लियर हुआ, फोर्स क्या है, फोर्स ही वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाता है, या उसको रेस्ट में पहुंचाता है, या उसकी शेप या साइज में परिवर्तन करता है। देखिए, हमने ये पढ़ा कि फोर्स ही वो एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से जो एक ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है या शेप और साइज में परिवर्तन ला रहा है। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? क्या आप दीवार पर फोर्स लगाएंगे तो क्या दीवार खिसक जाती है? क्या चलती हुई कार जो चल रही है, अगर मैं उसको हाथ से रोकने की कोशिश करूंगी तो क्या वो रुक जाएगी? क्या पत्थर है जिसको अगर मैं हाथ से दबाने की कोशिश करूंगी तो उसकी जो आकृति और आकार है उसमें परिवर्तन आ जाएगा? नहीं आएगा, वहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं फोर्स तो लगा रही हूँ लेकिन वस्तु में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट फोर्स ऑलवेज ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और चेंज इट शेप और साइज। हर बार ऐसा नहीं होगा कि वस्तु गति में आ जाए या उसकी आकृति और उसका जो आकार है वो परिवर्तन हो। लेकिन अभी तो हमने फोर्स में ये पढ़ा कि फोर्स जो है किसी भी चीज़ को मोशन में लाती है, रेस्ट में लाती है, शेप और साइज जो है उसकी परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर दीवार क्यों नहीं खिसक रही? यहाँ पर पत्थर क्यों नहीं पिचक रहा? क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से बैलेंस्ड फोर्स जो है यहाँ पर कार्य कर रही है। देखिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? जब दोनों तरफ से बराबर फोर्स कार्य कर रही होती है तो ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था, उसी पोजीशन में रहता है। अब दीवार पर जब मैंने फोर्स लगाया तो दीवार ने भी दूसरी तरफ से फोर्स लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, नेट फोर्स 0 हुआ और ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में था उसी स्टेट में रहा। अब इसको और अच्छे से देखें, जब मैं तेजी से भागते हुए आऊँगी और दीवार पर धक्का लगाऊंगी तो देखिए मैं दूर पीछे जाके गिरूंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जितनी तेजी से मैंने फोर्स लगाया उतनी ही तेजी से दीवार ने भी फोर्स लगाया। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है और इसी की वजह से जो अवस्था है वो चेंज नहीं हो रही। फोर्स तो लग रहा है लेकिन बैलेंस्ड फोर्स है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ना तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा ना अपनी आकृति और आकार में परिवर्तन लाएगा। जब भी फोर्स अनबैलेंस्ड होगी, समान नहीं होगी दोनों तरफ से, तभी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज होगी या उसकी शेप और साइज में परिवर्तन आएगा। तो ये बात क्लियर हुई कि यहाँ पर जो दीवार है वो क्यों मूव नहीं कर रही, क्योंकि दोनों तरफ से बैलेंस्ड फोर्स जो है वो यहाँ पर कार्य कर रहा है।
देखिए जो फोर्स होता है ना वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वो आपकी सदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। परिमाण क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जैसे 10 न्यूटन 15 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया तो इसका मैग्नीट्यूड है। इसकी डायरेक्शन भी है, इसकी दिशा भी है। फोर्स हमेशा जो होता है, फोर्स जो है वो किसी दिशा में कार्य करता है, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी आ जाएगी। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दिशा और परिमाण होने की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है, आपकी सदिश राशि है। साथ में जो इसका एसआई मात्रक है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, या मैं सीजीएस में बात करूं तो वो डाइन होता है। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। देखिए जो फोर्स होता है ना वो द्रव्यमान, भार पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा भार होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी होगी। तो मास का क्या होता है, केजी, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला त्वरण तो हमने पहले भी पढ़ा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो गया ना वो हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ में न्यूटन भी होता है, और सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम में अगर बात करी जाए तो जो इसका मात्रक होता है वो डाइन होता है। ये बात आपको याद रखनी है फोर्स के बारे में। अब हम समझेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, संतुलित और असंतुलित बल क्या है। देखिए जब एक ऑब्जेक्ट है, इस पर दोनों तरफ से अगर बराबर बल लग रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है, यहाँ से भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ये जिस स्टेट में है, जिस अवस्था में है उसी में रहेगा। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर ये चल रहा है तो ये हमेशा उसी स्पीड से चलता रहेगा जिस स्पीड से ये चल रहा था। क्यों? क्योंकि अगर दोनों तरफ से फोर्स बराबर है तो वहाँ पर जो नेट फोर्स होती है, जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाती है, जो फोर्स निकल कर आती है वो आपकी शून्य हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन या जिस अवस्था में वो होता है, जिस स्टेट में वो होता है उसमें चेंज, परिवर्तन नहीं करता। और जब ऐसा होता है तो वही आपका क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स होता है, जहाँ पर इक्वल फोर्स होती है। लेकिन अगर मैं असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करूं तो यहाँ पर दोनों तरफ फोर्स जो होगी वो बराबर नहीं होगी। जैसे ऑब्जेक्ट पर अगर एक तरफ 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है और दूसरी तरफ 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो यहाँ पर इनका जो मैग्नीट्यूड है, जो इनका परिमाण है वो बराबर नहीं है, और जो ऑब्जेक्ट है वो उस दिशा में मूव कर जाएगा जिस दिशा में बल ज़्यादा है। और ऑब्जेक्ट जब भी मूव कर रहा है तो आप याद रखिए वहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स है, असंतुलित बल है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है या अपनी स्पीड में परिवर्तन करेगा। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट ही रखनी है तो याद रखिए वहाँ बैलेंस्ड फोर्स है, वहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, ज़ीरो फोर्स है। लेकिन अगर मुझे स्पीड में चेंज करना है, 10 से 20, 20 से 30, एक्सीलरेशन हो गया, वहाँ पर त्वरण आ गया, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो यहाँ पर स्पीड चेंज होती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स है, जब फोर्स इक्वल नहीं है। तो क्लियर हुआ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। यही यहाँ पर एग्जांपल से समझाने की कोशिश की गई है एनसीईआरटी में। हमने एक टेबल ली, टेबल पर हमने एक वुडन का ब्लॉक रखा, एक पिंड रखा, और इसको हमने दोनों तरफ धागे से बांध दिया, एक्स और वाई धागे से। अब देखिए जब मैंने पिंड को एक्स की तरफ से खींचा, काली एक्स तरफ से खींचा, तो इधर की तरफ से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। अगर कुछ भी लग भी रहा है थोड़ा बहुत, अगर ब्लॉक जो है पीछे की तरफ जाने की कोशिश भी कर रहा है तो वो बहुत कम अमाउंट में है। लेकिन जब मैं एक्स की तरफ से उसको खींचने की कोशिश कर रही हूँ तो यहाँ मैं सपोज 3 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो दाईं तरफ, राइट साइड में चला जाएगा, एक्स की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनइक्वल फोर्स है। सेम ऐसा इधर होगा, अगर मैं खाली वाई की तरफ से खींच रही हूँ, एक्स की तरफ से नहीं खींच रही हूँ, तो इधर की तरफ फोर्स कम है, इधर की तरफ फोर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट उसी दिशा में चला जाएगा जिस तरफ फोर्स ज़्यादा है। और वहाँ पर कैसा फोर्स होगा, याद रखिए वहाँ पर अनबैलेंस्ड, असंतुलित फोर्स होगा। लेकिन अगर पिंडों को दोनों ओर से समान रूप से खींचा जाता है, एक्स से भी मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया और इधर की तरफ से भी मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो इस केस में मेरा इक्वल फोर्स है। और ऐसी स्थिति में जो मेरा पिंड है वो गति नहीं करेगा, ब्लॉक विल नॉट मूव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संतुलित बल है, बैलेंस्ड फोर्स है, जिसकी वजह से जो फोर्स निकल कर आएगी वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो याद रखिए बैलेंस फोर्स में इक्वल फोर्स होती है दोनों तरफ से, और ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं करता, चाहे वो रेस्ट हो चाहे वो मोशन हो, यूनिफॉर्म स्पीड से वो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अगर स्पीड चेंज हो रही है तो आप याद रखिए वहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स है। लेकिन स्पीड नहीं चेंज हो रही, कांस्टेंट है, तो वहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स, या फिर मैं कहूँ कोई भी फोर्स वहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो बैलेंस्ड फोर्स है वो आपकी ज़ीरो
ज़ीरो होती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई फोर्स नहीं है और ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर लिखा है इफ़ टू अपोजिट फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, जैसे एक 5 न्यूटन है एक 3 न्यूटन है, तो इनका मैग्नीट्यूड जो है, जो इसका परिमाण है वो अलग अलग है। तो इस केस में क्या होगा, अप्लाइड टू पुल अ ब्लॉक को खींचने के लिए मैं अगर ऐसा कर रही हूँ, दो अलग अलग फोर्स जो है वो मैं लगा रही हूँ जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो जो ब्लॉक होगा ना वो उस दिशा में मूव करेगा, जिसकी डायरेक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पर ग्रेटर फोर्स है। तो ये 5 न्यूटन वाली डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा फोर्स जो है, बल जो है वो ज़्यादा है, और यही आपका क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, असंतुलित बल है। अब देखिए जो संतुलित बल है उसमें जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो परिणामी बल होता है वो आपका शून्य होता है, ज़ीरो होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो उसी अवस्था में रहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो बैलेंस्ड फोर्स की वजह से वो मोशन में नहीं आएगा। अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो संतुलित बल के कारण वो गति में नहीं आएगी, याद रखिए। और ना ही यहाँ पर स्पीड और डायरेक्शन में कोई चेंज होगा, वस्तु की गति और दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। गति, अगर स्पीड 10 से चल रही है कोई कार तो वो 10 से ही चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स है, ज़ीरो फोर्स है, जिसकी वजह से स्पीड नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर स्पीड बढ़ रही है तो वहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स है, ऐसी दिशा में भी परिवर्तन नहीं होगा। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी मुझे अनइक्वल अमाउंट का फोर्स लगाना होगा, तभी ऑब्जेक्ट जो है अपनी डायरेक्शन में चेंज लाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, क्या, यहाँ पर मैं शेप को चेंज कर सकती हूँ। कैसे? देखिए बैलून है, यहाँ से मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई और इधर से भी मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो उससे क्या होगा, ये बैलून इधर से भी इस अमाउंट में फोर्स लगा, इधर से भी इस अमाउंट की फोर्स लगी, तो ये बैलून जो है दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट फोर्स लगने की वजह से क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो यहाँ पर बैलून की शेप चेंज हो गई। तो जब अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो आप याद रखेंगे वहाँ पर हम शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी डायरेक्शन, स्पीड या फिर उसकी जो अवस्था है, स्टेट है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। देखिए सेम ऐसे अनबैलेंस्ड फोर्स में होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, उसकी अवस्था, उसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शेप चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ से ज़्यादा अमाउंट का फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, एक तरफ से कम अमाउंट का फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से जो शेप है वो चेंज नहीं हो पाती, या फिर अगर होगी भी तो एक तरफ से होगी, जिधर की तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रही है तो खाली उधर की तरफ गड्ढा हो जाएगा, उधर की तरफ कम फोर्स लगने की वजह से इक्वल अमाउंट की जो शेप हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो अनबैलेंस्ड फोर्स में स्टेट, डायरेक्शन, गति, मोशन सब चेंज होगा, लेकिन शेप उस अमाउंट में चेंज नहीं हो पाएगी। ठीक है, देखिए कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड को और अच्छे से समझने के लिए। देखिए आप एक हाथ में सूटकेस लेकर खड़े हैं, तो आप उस सूटकेस को क्यों रोक पा रहे हैं, क्यों आप लेकर उसको खड़े हो पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स है। देखिए सूटकेस का कुछ भार है और ग्रेविटी काम कर रही है, तो नीचे की तरफ F = mg जो है वो उस पर कार्य करेगा। लेकिन आपने अपने हाथ से ऊपर की तरफ फोर्स लगाया जो बिल्कुल उतना ही है जितना आपने नीचे लगाया, जिसकी वजह से जो सूटकेस है आप उसको बड़ी आसानी से पकड़ पा रहे हैं। यहाँ पर जो फोर्स F2 और F1 है, F1 तो वो हो गई जो नीचे की तरफ लग रही है, और F2 फोर्स वो है जो आप अपने हाथों से ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, ऊपर की ओर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो सूटकेस है वो कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स की वजह से सूटकेस ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो बड़ी आसानी से आप उसको पकड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपना हाथ हटा दिया तो वहाँ पर आपने फोर्स या फिर अपनी फोर्स कम कर दी, तो सूटकेस जो है वो तुरंत नीचे की ओर झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई। इस केस में जो F1 = mg है वो ज़्यादा हो गया, और जो आप अपने हाथ से ऊपर की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपने उसको छोड़ ही दिया है, तो या तो वो ज़ीरो हो गया या बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होती है। तो सूटकेस जो है वो डाउनवर्ड चला जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से हो रहा है, और उसमें ऐसा ही होता है, ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में बल ज़्यादा होता है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। अगर कोई गाड़ी 10 से चल रही है, मैं उसकी 20-30 स्पीड को भी बढ़ा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो शेप है वो चेंज नहीं होती। क्यों?
क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट का फोर्स नहीं लगता, जिसकी वजह से जो शेप है वो चेंज नहीं हो पाती। तो आपको याद रखना है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में अंतर आ सकता है, आपके आगे भी काम आएगा। तो बैलेंस्ड में आपकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन शेप वहाँ पर चेंज हो जाती है। यहाँ पर स्पीड, डायरेक्शन, स्टेट जो उसकी अवस्था है वो चेंज होगी, लेकिन जो शेप है, जो उसकी आकार है, वो परिवर्तित यहाँ पर नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, अब देखिए कुछ और एक एग्जाम्पल बताया गया है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक बक्सा है उसको कम फोर्स के साथ धकेलते हैं तो वो धकेल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घर्षण बल भी काम करेगा, क्योंकि ये ज़मीन से लगा है और जब मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके पार्टिकल इससे कनेक्ट होने के बाद क्या लगाएंगे, घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे। और जिसकी वजह से क्या होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी, जो बल बच्चे लगा रहे हैं ना उसको संतुलित कर देगी, बैलेंस्ड कर देगी, और जिसकी वजह से बच्चे जो हैं इसको खिसका नहीं पाएंगे। फिर उन्होंने क्या करा, थोड़ा ज़्यादा बल लगाया, लेकिन अभी भी क्या हुआ, उतने ही अमाउंट का फ्रिक्शनल फोर्स लगा, घर्षण बल लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बक्सा है अभी भी नहीं खिसक पाया। लेकिन जब उन्होंने बहुत ज़्यादा अधिक बल लगाया तो होगा क्या, उस समय फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रही है वो कम हो जाएगी, और जो आपका बल, जो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से बक्सा उसी डायरेक्शन में चला जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है, तो वो आगे की तरफ खिसक जाएगा और यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में ये बक्सा मूव नहीं कर रहा था, तो वहाँ पर कैसी फोर्स थी, वहाँ पर आपकी बैलेंस्ड फोर्स थी, जो काम कर रही थी किसके अगेंस्ट, आपकी फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट। याद रखिए, बैलेंस फोर्स की कंडीशन में ही ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, अनबैलेंस्ड की कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर जाता है। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए सपोज़ मैं साइकिल चला रही हूँ और मेरी साइकिल की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। अब मैंने क्या करा, पैडल मारना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मेरी गति, जो मेरी स्पीड है वो धीमी हो जाएगी। वो क्यों धीमी हुई? क्योंकि वहाँ पर उसकी विपरीत दिशा में घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कार्य कर रहा है, वो भी विपरीत दिशा में, जिस दिशा में मेरी साइकिल चल रही है। और घर्षण बल तभी कार्य करता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वो मोशन कर रहे हैं, तो घर्षण बल भी वहाँ पर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पर होगा। और वो क्यों होता है? क्योंकि दोनों के जो पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना दो ऑब्जेक्ट के, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पर घर्षण बल कार्य करता है, जो ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरी साइकिल की जो स्पीड है ना वो कम हो गई। अब मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि मुझे वही स्पीड, मेरी 10 मीटर पर सेकेंड की वही बैलेंस्ड फोर्स बनाने के लिए मुझे यहाँ पर असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना होगा। लेकिन ये थॉट बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे वही वेग चाहिए जो वेग था 10 मीटर पर सेकंड, मुझे बढ़ाना नहीं है, मुझे वही वेग चाहिए, वही स्पीड चाहिए जो मेरी साइकिल की पहले थी। तो यहाँ पर मैं बैलेंस्ड कर रही हूँ उस चीज़ को, तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या कार्य करेगा, बैलेंस्ड फोर्स करेगा। क्योंकि वस्तु समान वेग में तभी चल सकती है जब उस पर लगने वाला जो बल है, जो हम बाह्य बल लगा रहे हैं और जो घर्षण बल उस पर लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स उस पर कार्य कर रही है, वो दोनों बराबर हों। तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, क्योंकि मुझे वही स्पीड चाहिए, ना मुझे स्पीड बढ़ानी है ना घटानी है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, उस चीज़ को बैलेंस कर रही हूँ। उस बल को किसके बराबर कर रही हूँ, उस घर्षण बल के बराबर कर रही हूँ जो मेरी साइकिल की स्पीड को कम कर रहा था। तो मैंने पैडल तो मारे, लेकिन मैंने कोई बाह्य बल नहीं लगाया, सिर्फ मैंने उतना ही बल लगाया जिसने क्या कर दिया, उसको बैलेंस्ड कर दिया। और फ्रिक्शन और जो मेरा बल लग रहा था वो बराबर हो गया, तो वो यूनिफॉर्म हो गया, मेरी साइकिल फिर से 10 पे चलने लगेगी। तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, बैलेंस्ड फोर्स है। फिर से जो नेट फोर्स हो गई ना, यहाँ पर 0 हो जाएगी, याद रखिए। और ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो यूनिफॉर्मली मोशन करता रहेगा उसी स्टेट में, कि जो फोर्स लग रही है वो कैसी है, वो बैलेंस्ड है। एक्सटर्नल और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर बराबर है, तो जिसकी वजह से कोई नेट बाह्य बल जो है, जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगी। तो जो बाह्य बल है यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा। लेकिन अगर मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी है, वेग या दिशा में कोई परिवर्तन करना है, त्वरण लाना है, एक्सीलरेशन की बात करनी है, तब यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, असंतुलित बल होगा। और अगर मैं इस असंतुलित बल को हटा दूंगी तो वस्तु फिर से किस में आ जाएगी, बैलेंस्ड में आ जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। बैलेंस्ड जब मुझे समान गति से चलाना होता है तो वहाँ पर बैलेंस्ड होती है, लेकिन जब मुझे दिशा या डायरेक्शन में चेंज, दिशा या उसकी स्पीड में बार बार परिवर्तन करना होता है, एक्सीलरेट करना होता है, तो वहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स होती है। देखिए इसके बाद एनसीईआरटी में बात हुई है गतियों के नियम की, लॉज ऑफ मोशन की, तो हमें उन्हें ही समझना होगा। 3 लॉ हैं,
तीनों लॉ न्यूटन ने दिए, इसलिए हम इन्हें न्यूटन के नियम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम गति का प्रथम नियम देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। इसको समझने से पहले हमें गैलीलियो का कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि जो गैलीलियो साइंटिस्ट थे इन्होंने भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट दिए जिनको न्यूटन ने यूज़ किया और अपने लॉ में उनको प्रूफ किया। ठीक है, अब देखिए गैलीलियो ने क्या कहा। गैलीलियो ने ये कहा कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है अगर वो कार्य नहीं कर रही है तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा, या फिर अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, गति में है, तो वो उसी गति से हमेशा चलता रहेगा अगर वहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यही उनका लॉ ऑफ इनर्शिया था और इस जड़त्व का लॉ ऑफ इनर्शिया का यूज़ किया न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में। तो फर्स्ट लॉ गैलीलियो के नियम जो गैलीलियो ने बताया वही चीज़ है। गैलीलियो ने यही कहा कि अगर कोई बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स अगर कार्य नहीं कर रही है तो ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है उसी में रहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन अगर वो गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो हमेशा वो उसी वेलोसिटी के साथ, उसी वेग के साथ, उसी स्पीड के साथ हमेशा गति करता रहेगा। वहाँ पर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, वहाँ पर उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसको प्रूव किया गैलीलियो ने दो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन लेकर, दो आनत तल लेकर। अब देखिए जो यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन लिए हैं ना, आनत तल लिए हैं, वो स्मूथ लिए हैं। गैलीलियो ने इस चीज़ को प्रूव किया जब कोई फ्रिक्शन नहीं है, जब कोई घर्षण नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं होनी है तो घर्षण बल भी यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस लिए, इन पर तेल लगा दिया या कुछ इस तरह की कोटिंग कर दी जिससे यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया या बहुत कम हो गया। उसके बाद गैलीलियो ने क्या करा, जब गेंद को ऊपर से छोड़ा या गोली मार्बल को ऊपर से छोड़ा, बाएं तल से गिराया, लेफ्ट वाले इंक्लाइंड प्लेन से गिराया, तो वह जब नीचे पहुंचे तो उसने एक जो गति है वो प्राप्त कर ली। व्हेन मार्बल रोल डाउन द लेफ्ट प्लेन देन इट वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड अटेन अ सर्टेन वेलोसिटी, डेफिनेट वेलोसिटी उसने अटेन कर ली। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो जो वेलोसिटी आ गई है ना अब उसमें, वो हमेशा वही वेलोसिटी रहेगी। अब यहाँ पर अगर वो टकराकर वापस दूसरे वाले प्लेन के ऊपर गया तो वो उसी ऊंचाई तक जाएगा और उसी वेलोसिटी से जाएगा जिस वेलोसिटी से वो आया था। अब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये उसी ऊंचाई को करने की कोशिश करेगा जिस ऊंचाई से ये आया था। देखिए दाहिनी ओर के आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक ये जाएगा जितनी ऊंचाई से इसको छोड़ा गया था, एंड गो अप टू द अपोजिट साइड टू द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वॉज लीड। और यहाँ पर जो दोनों तल है ना उनका झुकाव समान है, तो ये उसी ऊंचाई को प्राप्त करेगा और फिर से वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो वेग है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यही गैलीलियो ने कहा। अब गैलीलियो ने ये कहा कि अगर मैं इस दूसरे वाले प्लेन की जो एंगल है उसको डिक्रीज़ करता जाऊं, तो उन्होंने ये देखा कि जब बॉल आई और जब उन्होंने प्लेन को डिक्रीज़ कर दिया, उसके एंगल को कम कर दिया, तो अब क्या हुआ, इस बॉल को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा और वो गई भी, ज़्यादा दूरी उसने कवर की, क्योंकि उसको वही हाइट प्राप्त करनी थी जो हाइट थी। तो उस हाइट को प्राप्त करने के लिए उसे ज़्यादा दूरी कवर करनी पड़ी। अब उन्होंने क्या करा, एंगल और डिक्रीज़ कर दिया, तो उसी ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए उसे और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। और जब गैलीलियो ने इसको स्लोप को ज़ीरो कर दिया, इसको 36 कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो यहाँ पर ये देखा गया जब बॉल ऐसे गिरी और टकराने के बाद जब वो सीधी गई तो वो ऊंचाई तो उसको अब कभी मिल नहीं पाएगी। तो वो ऊंचाई ना मिलने की वजह से ये बॉल हमेशा चलती ही रहेगी और उसी वेग से चलती रहेगी जिस वेग से ये आई है। यही गैलीलियो ने बताया। लेकिन असल में हमारे साथ ऐसा थोड़ी होता है। हमारे साथ क्या होता है, बॉल जो है कुछ समय बाद रुक जाती है। वो क्यों रुक रही है? वो फ्रिक्शन के कारण रुक रही है, घर्षण के कारण रुक रही है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो हाइट नहीं मिलेगी, तो बॉल हमेशा चलती ही रहेगी। ऐसा कुछ अर्थ के साथ हुआ होगा, जब अर्थ बनी होगी तो वो टकराई होगी, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन तो है नहीं। तो टकराने के बाद जो अर्थ की कोई वेलोसिटी रही होगी ना, उसी वेलोसिटी से वो अभी भी घूमती जा रही है। और वो क्यों घूमती जा रही है और वही हाइट वो प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो हाइट जो है वो तो उसको मिल नहीं सकती, तो इसलिए वो उसी वेग से घूमती जा रही है। तो ये अर्थ के केस में गैलीलियो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि जो हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स है उसको शून्य करना बहुत ही मुश्किल है,
क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर कार्य करता है। तो यही बात गैलीलियो ने कही कि अगर तल को हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए तो जो गोली है ना, वो मूल ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए उस पर हमेशा लगातार चलती ही रहेगी। द मार्वल वुड कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट फ्रॉम इट वॉज रिलीज। और वो हाइट उसको कभी मिल नहीं पाएगी, क्योंकि ये तो अब सीधा हो गया है, तो वो हाइट तो नहीं मिल पाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये हमेशा चलती रहेगी। और ये तब माना है जब यहाँ पर असंतुलित बल, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, वो कैसी है, यहाँ पर शून्य है। देखिए, गैलीलियो के कॉन्सेप्ट से ये क्लियर हो गया कि अगर हमें मार्बल की गति, उसकी स्पीड में चेंज लाना है तो हमें अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो उसी स्पीड से चलता रहे, तब हमें कोई बल नहीं चाहिए होगा। लेकिन ये जो शून्य असंतुलित बल है ना, जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है, जिससे अनबैलेंस्ड फोर्स आ जाती है और जो गेंद है, जो मार्बल है, वो भी रुक जाएगा। लेकिन अर्थ के केस में ऐसा नहीं होता। तो गैलीलियो का कॉन्सेप्ट जो है अर्थ के केस में बिल्कुल सही है। वहाँ बिल्कुल सही है ये कॉन्सेप्ट जहाँ फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, जहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वहाँ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल काम करेगा। अब जो गैलीलियो के जो ये फोर्स और गति, मोशन वाले कॉन्सेप्ट थे, उनको सही तरह से यूज़ किया किसने? न्यूटन ने। और प्रस्तुत किए 3 नियम, 3 लॉ। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बिल्कुल वही कहा जो गैलीलियो ने प्रूव किया। गैलीलियो ने ये कहा था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में चेंज नहीं करेगा। सेम बात न्यूटन ने कही कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में है, रेस्ट में है, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से सरल रेखा में चल रहा है, तो वो अपनी स्टेट में ही रहेंगे। कब तक? जब तक वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल जो है, कार्य नहीं करेगा। एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless an external force is applied on it to change the state। जब तक कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा उनकी अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, तब तक वो अपनी अवस्था में बने रहेंगे। इससे ये पता चला कि हर ऑब्जेक्ट अपनी ही अवस्था में बने रहना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर बाहरी बल कार्य नहीं करता। और यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर हो रही है कि इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है ना, वो अपोज करता है, अपने चेंज में जो परिवर्तन है वो चाहता नहीं है। और ये जो चेंज में परिवर्तन है ना, जो वो चाह नहीं रहा है, यही आपका क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। दूसरे शब्दों में, सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। इसे ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं, जिसमें वस्तु उसी अवस्था में रहने की कोशिश करती है जिसमें वह है, जैसे विराम या समान रूप से गति की अवस्था। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। यही जो टेंडेंसी है एक ऑब्जेक्ट की अपोज करने की चेंज को, क्योंकि वो चेंज नहीं चाह रहा है, वही क्या कहलाती है? आपकी इनर्शिया कहलाती है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, या गैलीलियो का लॉ भी बोलते हैं। क्योंकि इनर्शिया के बारे में किसने बताया? गैलीलियो ने बताया। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे सुबह को आप सो रहे हैं और आपकी मम्मी आपको उठाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप उठना नहीं चाह रहे, आप अपनी उसी स्टेट में रहना चाह रहे हैं जिस स्टेट में आप हैं। तो आप किसको फॉलो कर रहे हैं? आप लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है कि हम उसी स्टेट में रहना चाहते हैं, या एक ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहना चाहता है जिसमें वो है। वो अपने चेंज को अपोज करता है, वो चेंज होना नहीं चाहता, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है। और यही हमारा क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया है। देखिए, ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, जड़त्व का नियम है, इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम करते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है जिसमें वो है। तो आइए समझते हैं। अब देखिए, कोई बस है जो चल रही है, अगर वो सडनली स्टॉप होती है ना, तो आपने देखा होगा अगर आप उसके अंदर बैठे होंगे तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से हो रहा है। तो आइए समझते हैं कैसे हो रहा है। अब देखिए, बस चल रही है, तो आप बस के अंदर बैठे हैं, तो जो आपका निचला हिस्सा है और ऊपरी हिस्सा है, वो दोनों भी मोशन में आ गए हैं। तो अब आपकी स्टेट क्या हो गई है? मोशन में है। आप मोशन में हैं और आप मोशन में ही रहना चाहेंगे। लेकिन जब सडनली ब्रेक लगा, तो ब्रेक लगने से क्या हुआ? जो आपका निचला हिस्सा है ना, वो तो रेस्ट में आ गया, लेकिन जो आपकी ऊपरी बॉडी है ना, वो अभी भी मोशन में ही रहना चाहेगी, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करना चाहेगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगी, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ को झुक जाएंगे। क्योंकि हमारा ऊपरी हिस्सा अभी भी आगे की तरफ को बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो अभी भी मोशन में रहने की कोशिश कर
कर रहा है जबकि बस रुक गई है, जिसकी वजह से हमें आगे की तरफ झटका महसूस होता है। सेम ऐसा ही जब बस रुकी हुई होती है तो उस समय जब हम उसके अंदर बैठे हुए होते हैं तो हम भी रेस्ट में होते हैं और बस भी रेस्ट में होती है, तो हमारी स्टेट वहाँ पर क्या हो गई, रेस्ट है, ठीक है, और हम उसे चेंज नहीं करना चाहते। लेकिन बस जैसे ही सडनली स्टार्ट होती है तो हमारा जो निचला हिस्सा होता है बस के साथ मोशन में आ जाता है, लेकिन जो हमारा ऊपरी हिस्सा है वो अभी भी लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करना चाहता है, रेस्ट में रहना चाहता है। तो गाड़ी और आपका जो निचला हिस्सा है वो तो आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है और आप वहीं रहने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको पीछे की तरफ को झटका महसूस होता है। तो ये सब लॉ ऑफ इनर्शिया पर ही काम करते हैं। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर अगर एक पेपर के ऊपर कॉइन रखा है और मैंने पेपर पर फोर्स लगाया, पेपर को स्ट्राइक करने की कोशिश करी, तो पेपर जो है वो गति में आएगा, कॉइन नहीं। कॉइन अभी भी रेस्ट में ही रहेगा, उसी स्टेट में रहेगा और वो सीधा ग्लास के अंदर गिर जाएगा, क्योंकि मैंने गति में किसकी फोर्स को चेंज किया है, खाली पेपर की, ग्लास को नहीं। तो ग्लास अभी भी लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करेगा और वो स्ट्रेट वैसा ही नीचे गिर जाएगा। सेम ऐसा ही कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर के टाइम पर होता है। कभी कभी आपने देखा होगा जो नीचे वाली गोटी होती है, जब हम स्ट्राइकर से मारते हैं तो खाली वही हटती है, ऊपर वाली जो गोलियां होती हैं वो नहीं हटती। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाली गोली है वही मोशन में आती है, ऊपर वाली जो गोलियां हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहेंगी, वहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया को वो फॉलो करती हैं, अपनी स्टेट में चेंज नहीं लाएंगी। और नीचे वाली जो गोटी है जिस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगी है वो हट जाती है और ऊपर वाली एज इट इज़ रहती हैं। सेम ऐसा ही कपड़ों के साथ होता है। जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो हम कपड़ों को झटकते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारे कपड़े होते हैं ना, क्लॉथ होते हैं, वो मोशन में आते हैं, वो गति में आते हैं, लेकिन उनके अंदर जो पानी होता है ना वो गति में नहीं आता, वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है, तो इसलिए वो एज इट इज़ पानी जो है उसमें से बाहर निकल जाता है। तो ये सब जड़त्व के ही एग्जाम्पल हैं, जहाँ पर कोई जो ऑब्जेक्ट है अपनी ही स्टेट में रहने की कोशिश करता है, वो अपने अंदर होने वाले चेंजेस को क्या करता है, अपोज करता है, वो उसी स्टेट में रहना चाहता है जिसमें वो है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा। इसके बाद देखिए लास्ट में कॉन्सेप्ट है मास और इनर्शिया का, कि द्रव्यमान और जड़त्व कैसे एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अब देखिए कोई भारी ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ रखा हुआ है तो इसको हिलाने में, इसकी स्टेट को चेंज करने में मुझे ज़्यादा बल लगाना होगा। तो यहाँ पर जब ज़्यादा द्रव्यमान होगा तो वो अपनी स्टेट में ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बल लगाना होगा, उसको हटाना इतना आसान नहीं होगा, तो वो अपनी स्टेट में बना रहेगा। तो यहाँ पर इनर्शिया जो है वो भी ज़्यादा होगा। तो जो इनर्शिया होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतनी ही ज़्यादा इनर्शिया जो है उस ऑब्जेक्ट के अंदर होगी, क्योंकि वो अपनी स्टेट में बड़ी आसानी से रह पाएगा। ठीक है, देखिए जो भारी वस्तुएं होती हैं उनका जड़त्व, जो उनका इनर्शिया है वो अधिक होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें फोर्स ज़्यादा लगानी है। अगर उसकी स्टेट को चेंज करना है तो वो वहाँ पर अपोज कर पाता है अपनी स्टेट को, तो वहाँ पर इनर्शिया ज़्यादा हो जाता है भारी ऑब्जेक्ट में। किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है ना वो उसका प्राकृतिक गुण है, जो इनर्शिया उसके अंदर हो रही है वो नेचुरल टेंडेंसी है, वो उसी अवस्था और जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो क्या होता है इनर्शिया में, यही तो होता है, वो अपनी अवस्था का क्या करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये तो एक किसी ऑब्जेक्ट का नेचुरल गुण है कि वो अपनी अवस्था का जो है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगा, उसका विरोध करेगा, ये उसका नेचुरल गुण है। लेकिन जो वस्तु का द्रव्यमान होता है ना उसके जड़त्व की माप होती है, लेकिन जो वस्तु का भार है वो क्या है, जड़त्व की वैल्यू बता रही है, उसका माप बता रही है कि जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा भार होगा। इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ an object to resist a change in its state of motion or of rest. Thus the mass of an object is a measure of its inertia. अगर पूछा जाए कि इनर्शिया का कैसे मेजर करेंगे, मास से, जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा इनर्शिया, जड़त्व वहाँ पर होगा। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो इनर्शिया पर बेस्ड था। और यहाँ पर ये है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहेगा। बाकी सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, बहुत मेहनत लगती है, और शेयर सबसे ज़्यादा करना है, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।